हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा से। आज का हमारा टॉपिक है जीन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। अगर हम इसके साइनॉप्सिस की बात करें या कंटेंट्स की, तो इसमें आएंगे इंट्रोडक्शन, फिर जीन वर्सेस एलिस, न्यू कंसेप्ट ऑफ एलिलोमॉर्फिज्म, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड सिस्टोन म्यूटोन एंड रेकॉन। तो अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, तो जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन के थ्रू जो जीन्स जो होते हैं उसके द्वारा हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, जिससे कि उसका जो फंक्शनल, उस जीन से जो भी फंक्शनल प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो सिंथेसिस हो रहा है, उसके बारे में हम उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऐसा मतलब ऐसा जेनेटिक प्रोडक्ट जिसका जो इन्फॉर्मेशन है हम उस ऑलरेडी उस जीन से हम गैदर करते हैं, उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इसके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका प्रोडक्ट्स ऑफनली प्रोटीन्स होता है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स की, जैसे RNA है और tRNA है, तो इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो फंक्शनल RNA ही होता है। ये जो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है, इसे सभी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स वायरसेस तीनों में इस प्रोसेस का यूज़ होता है। अगर यूकैरियोट्स में देखिए तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होते हैं। ताकि जीन एक्सप्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि आगे का जो लाइफ है जो सही वे से, सही तरीके से जो प्रोसेसिंग हो और जो सिंथेसाइजिंग हो वो सही तरीके से होता रहे, मैशिनरी फॉर लाइफ उसका जो है वो जनरेट होता रहे, इसलिए जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है। इसका फंक्शनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, मोस्टली पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के चेन रहते हैं। तो जीन होता क्या है, जीन और एलील दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो जीन होता है वो DNA और RNA का स्ट्रेच होता है, जो कि एक सर्टन चेन में बना हुआ रहता है। और यह जो जीन होते हैं ये बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का। इसमें जो भी जैसे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, जनरेशन टू जनरेशन वाइज एक कैरेक्टर का जो एक ही फीचर है या जो एक कैरेक्टर है उसे ही जनरेशन टू जनरेशन वाइज इसमें हेरिडिट होता है या इनहेरिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें ब्लू आइज़, जैसे एक पेरेंट है, अगर उनमें ब्लू आइज़ है तो उनके चाइल्ड में ब्लू आइज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 50% हो जाती है। ग्रीन आइज़ है, ब्लड टाइप रहते हैं, फिर स्किन कलर भी रहते हैं। तो ये होते हैं जीन। अगर हम एक एलील्स की बात करें तो जो एलील्स होते हैं वो जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब ओरिजिनल जीन की जगह ये उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये वेरिएशन जैसे जीन में अगर कुछ वेरिएशन आ जाता है तब हम उसे एलील कहते हैं। इसका एग्जांपल आ गया आई कलर, इसमें भी ब्लड टाइप हो गए, स्किन कलर। तो ये होता है जीन और एलील्स में डिफ्रेंशिएट। अब अगर हम बात करें जीनोटाइप और फिनोटाइप की, तो जीनोटाइप जो रहते हैं वो सेट ऑफ एलील्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो सेट ऑफ एलील्स जो कंटेन करते हैं, जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल्स का अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर जो ट्रेड्स आता है वो जीन्स के कारण पे आता है, अगर हम उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या उसके जीन्स की अगर हम बात करें तब फिर हम उसे जीनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप को कॉमनली या यूजुअली हम एक सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है स्मॉल टी कैपिटल टी से। तो ये होते हैं जीनोटाइप, जिसमें जीन्स को ध्यान पे रखा जाता है, जीन्स की स्टडी की जाती है और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। अगर फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप जो रहता है वो फिज़िकल अपीयरेंस को देख करके कुछ कैरेक्टर को अगर हम या फीचर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं, उसे यूज़ करें, तो वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर या फिर फिनोटाइप्स कहलाता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है अदर देन जीन्स, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म में है, उसको देखते हैं, तब वो फिनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट है होमोजाइगोट्स एंड हेटेरोजाइगोट्स। जो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनमें अगर एलील्स जो रहते हैं वो अगर सेम रहते हैं तो फिर उन्हें होमोजाइगस कहते हैं, और एलील्स जो
अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रहते हैं जो एलील्स, उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे एक जो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनमें अगर एक जीन प्रेजेंट है तो हर एक जीन की में 2 एलील्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स 2 एलील्स मतलब कि 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम एक पेयर कहते हैं। उन दोनों क्रोमोसोम में एक एक एलील पाया जाता है। तो उस अगर वो दोनों क्रोमोसोम के एलील सेम है तब हम उसे होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन अगर 2 एलील्स आपस में डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट एलील्स हैं, तब हम उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे होमोजाइगस का एग्जांपल हम देंगे, दोनों जो एलील है वो ब्लू आइज़ के लिए कोड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगोट्स में देखें तो एक जो एलील है वो ब्लू आइज़ को कोड करते हैं, लेकिन एक जो एलील है वो ब्राउन आई को कोड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है होमोजाइगोट्स और हेट्रोजाइगोट्स में। अब बात करें हम डोमिनेंट एंड रेसेसिव की, तो कोई भी एलील जो रहता है वो डोमिनेंट या रेसेसिव होता है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलील अगर दूसरे एलील्स को दबा करके अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है तब उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और अगर कोई एलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो सामने या दूसरे जो एलील रहता है उससे दब जाता है, तब फिर हम उसे रेसेसिव एलील कहते हैं। तो जो डोमिनेंट जो एलील्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और रेसेसिव एलील जो रहते हैं वो स्मॉलर लेटर से, लोअर केस लेटर से इन्हें डिनोट किया जाता है। अब अगर होमोजाइगस स्टेट रहता है तब फिर रेसेसिव एलील अपना एक कैरेक्टर को शो कर देते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो केवल और केवल डोमिनेंट एलील के ही कैरेक्टर को शो करते हैं। तो ये डिफरेंट होता है डोमिनेंट और रेसेसिव में। एक डोमिनेंट जो रहता है वो अपने कैरेक्टर को शो करता है, दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, और जो रेसेसिव रहता है वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है। अब बात करें हम वाइल्ड एंड म्यूटेंट एलील्स की, तो ऐसे एलील्स जो सबसे ज़्यादा किसी स्पीशीज़ में पाए जाते हैं और जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें वाइल्ड एलील्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट फ्लाइज स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा एलील्स जो पाए जा रहे हैं उन्हें वाइल्ड एलील्स कहते हैं। और ऐसे एलील्स जो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पाए जाते, जो 1% से भी कम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, और जो म्यूटेशन के द्वारा जो अल्टर हो जाए रहते हैं, उसे हम म्यूटेंट एलील्स कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट पढ़ें न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एलिलोमॉर्फिज्म, तो यह एक ऐसा स्टेट है जिसमें यह या तो बीइंग रहते हैं या फिर पासिंग ऑन रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग और द पासिंग ऑन। इस टर्म जेनेटिक्स को सबसे पहले बैटसन ने 1905 में यूज़ किया था, और फिर जो जीन टर्म है उसे सबसे पहले जोहानसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज़ किया था 1909 में। तो अगर बेसिकली हम एलिलोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, मतलब एलील्स की अगर मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो यह एक फंक्शनल यूनिट है, म्यूटेशनल यूनिट है और एक रिकॉम्बिनेशनल यूनिट है। तो ये अगर हम ओरिजिनल क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो जेनेटिक्स का जो रहता है उसके अकॉर्डिंग में जब देखें, तो ये सबसे ज़्यादा जो था, ये ऐसा माना गया था कि जो पर्टिकुलर एलिलोमॉर्फ जो रहते हैं, पर्टिकुलर एलिलोमॉर्फ्स मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो जीन का जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म है उससे बना हुआ है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म से, और इसमें कोई भी इंट्राजेनिक क्रॉसिंग ओवर नहीं पाई जाती है। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट जब दिया गया तो इसमें एक चेंजेस आया गया 1940 और 1950s में, जिसमें इंट्राजेनिक क्रॉसिंग ओवर इसमें पाया गया सेवरल ऑर्गेनिजम्स में। तो एक ऊपर कॉन्सेप्ट में ओरिजिनल क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि इंट्राजेनिक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, लेकिन बाद में यह बताया गया कि इंट्राजेनिक क्रॉसिंग ओवर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में एक डिस्टिंक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था जीन और एलील्स में। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रखे गए, रिकॉम्बिनेशन टेस्ट और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो रिकॉम्बिनेशनल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा टेस्ट या फिर ऐसा क्रॉसओवर जो 2 जीन्स के बीच में होता है, नॉट बिटवीन द 2 एलील्स। तो 2 जीन्स के बीच में होने वाले क्रॉस को यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन टेस्ट कहा गया है, जिसे हम इंट्राजेनिक बोलते हैं। इंट्राजेनिक मतलब 2 जीन्स के 2 सिमिलर जीन्स के बीच में जो होने वाला जो
क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम इंट्राजेनिक कहते हैं। तो अगर हम अदर वर्ड्स में देखे जाएँ तो इंट्राजेनिक इंट्रा एलेलिक रिकॉम्बिनेशन जो था उसे कंसीव नहीं किया गया था। तो फॉर इंस्टेंस में अगर देखा जाए तो एक हाइब्रिड था जो था ए स्मॉल ए एंड कैपिटल पी एंड स्मॉल ए पी, तो उससे क्रॉस ओवर किया गया था म्यूटेंट से, म्यूटेंट ए और म्यूटेंट बी से। यहाँ पर 2 लिंक्ड जीन्स थे ए एंड बी, और इसमें जो वाइल्ड टाइप जो प्रोजेनी थे उससे उसका अराइजमेंट हुआ था टेस्ट क्रॉस के थ्रू। तो अगर हम देखें कि सिंस ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी ऑलरेडी लिंक्ड थे, तो ये सिर्फ पॉसिबल था ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ये यहाँ पर इसका रिकॉम्बिनेशन टेस्ट मतलब कि एक टेस्ट क्रॉस दिया गया है जिसमें जो क्रॉसिंग हो रहा है वो पेरेंट से होता है, जो भी नेक्स्ट प्रोजेनी जो बनता है उसका पेरेंट से क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए 2 म्यूटेंट्स हैं A1B1 एंड A2B2, ये दोनों ही एक ही जीन से बिलोंग करते हैं, जीन ए से, और इन्हें क्रॉस किया जाता है F1 मतलब कि जो रिजल्टेड जो प्रोजेनी उससे क्रॉस किया जाता है A1 A2 से, और फिर फर्दर टेस्ट क्रॉस किया जाता है A1 A2 A से। तो इसमें कोई भी वाइल्ड टाइप के प्रोजेनी इसमें रिज़ल्ट मतलब इनका फॉर्मेशन या इनका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ऐसा बिलीव किया गया था कि डिफरेंट जीन्स या लोसाई जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, लेकिन जो डिफरेंट जो एलील्स जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिकम्बाइन नहीं हो जाते, नहीं हो पाते। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो इसमें 2 एलील्स के बीच का जो अगर टेस्ट होता है तब फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो म्यूटेंट एलील्स होते हैं, जो 2 डिफरेंट जीन्स के बने हुए रहते हैं, जो 2 पेरेंट्स से आते हैं, 2 अलग अलग पेरेंट्स के 2 जो जीन्स रहते हैं, उसके जो म्यूटेंट एलील्स के बीच में जब वो क्रॉस ओवर या फिर टेस्ट होता है या फिर उसे क्रॉस किया जाता है, तो उसमें वहाँ पे जब F1 जनरेशन जो होता है वहाँ पर वाइल्ड टाइप के प्रोजेनी का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है या वो रिज़ल्ट करता है। जो म्यूटेंट फॉर्म्स जो होते हैं, म्यूटेंट फॉर्म्स जो एलील्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एलेलिक फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट रहते हैं और आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, लेकिन वो कभी भी एक न्यू फॉर्म में या न्यू रिज़ल्ट में वो का अराइजमेंट या उनका फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम देखें तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जीन्स को ही एज अ रिकॉम्बिनेशनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और म्यूटेशनल यूनिट कंसिडर किया गया है। ये है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का ये क्रॉस। इसमें 2 म्यूटेंट्स इसमें क्रॉस किया गया है 2 म्यूटेंट्स ऑफ सिमिलर जीन्स के बीच में, लेकिन इसमें कोई भी वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल्स यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। म्यूटेंट्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसमें हमेशा ही जो प्रोजेनी आती है, जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा ही म्यूटेंट्स आते हैं। तो ये है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, तो एक स्ट्रक्चर का जीन कैसा होता है। तो जीन आप सभी को पता है कि यह एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर हेरिडिटी यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और जनरेशन टू जनरेशन वाइज उसे ट्रांसमिट करता है। तो अगर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे बोटानिस्ट बेंजर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1955 में, और इन्होंने जीन को 3 डिविजन या 3 क्लास में डिवाइड किया था, जिसको हम कहते हैं म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रेकॉन। तो ये जो यूनिट्स हैं म्यूटॉन, सिस्टॉन और रेकॉन, ये सब म्यूटेशनल, फंक्शनल और रिकॉम्बिनेशनल यूनिट्स होते हैं जीन्स के। तो यहाँ पर जो यूनिट्स है, सेवरल यूनिट्स ऑफ दिस टाइप बीइंग इन जीन। अगर हम दूसरी भाषा में अगर देखें या दूसरे वर्ड्स में अगर इसे बोला जाए तो जो हर एक जो जीन होता है
वो एक यूनिट कंसिडर करता है, एक सीक्वेंस रखा हुआ रहता है म्यूटेशन का, फंक्शन का और रिकॉम्बिनेशन का। तो जो जीन का जो स्ट्रक्चर है वो मैपिंग से डील करता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग हो गया या फिर एक इंडिविजुअल जीन का जो मैपिंग हो गया, इससे यह जीन जो होते हैं वो उसको डील करते हैं। तो जीन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जीन स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि एक जीन हो गया, जैसे एक अगर जीन में अगर नॉर्मली देखें तो डीएनए ही एक जीन होता है। तो इस डीएनए में दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक प्यूरीन है और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनाइन और ग्वेनाइन बेस पेयर्स होते हैं, और अगर पिरिमिडीन्स की बात करें तो इसमें साइटोसिन और थायमाइन इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो जीन जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है लिविंग सेल्स का, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये क्या ट्रांसमिट करता रहता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स और जो फीचर्स जो प्रेजेंट रहते हैं जो एक पेरेंट का होता है, वही सेम जो कैरेक्टर या फीचर्स जो रहते हैं वो ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में भी पाया जाता है। तो यह जीन्स के कारण ही हो पाता है कि पेरेंट का जो भी स्पेसिफिक फीचर या कैरेक्टर्स होता है वो दूसरे या फिर जो प्रोजेनी या फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें ये ट्रांसमिट होता है। तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में तो देखें तो जीन्स जो रहते हैं वो डीएनए के बने हुए रहते हैं, और कुछ जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वेनाइन और थायमाइन से, वो एक जीन के फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस क्या करते हैं, एक जो फंक्शनल जो जीन होता है, मतलब जीन कैसे फंक्शन करेगा, वो फंक्शन करेगा भी या नहीं, एक्टिवेट रहेगा भी या नहीं, वो डीएनए के सीक्वेंस से ही वो पता चलता है। तो अगर हम मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम अगर हम पढ़ते हैं या रेस्ट्रिक्शन मैपिंग अगर हम करें तो वो इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर से या जीन स्ट्रक्चर से ही अब पैरेलल प्रोसेस होता है। ये है एक डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से फिर वो कंडर्स पार्ट हो रहे हैं, फिर डीएनए जिसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल्स बन रहे हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और फिर डीएनए में बेस पेयर्स जिसमें ग्वेनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन और थायमाइन प्रेजेंट है। एडेनाइन जो रहता है वो हमेशा ही एडेनाइन जो रहता है वो हमेशा ही थायमाइन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वेनाइन जो होते हैं वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर यही डीएनए जो रहते हैं वो न्यूक्लियोसोम मॉडल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स, जब ये सिंथेसिस होता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन को के सराउंडेड में रहते हैं, उस हिस्टोन प्रोटीन को ये रैप अप कर लेते हैं और उसके बाद में एक कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, फिर ये एक पर्टिकुलर सेल में ये इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये है एक जीन स्ट्रक्चर, या प्रोबेबली या मोस्ट स्पेसिफिकली बोले तो डीएनए स्ट्रक्चर। अगर हम क्रोमोसोम मैपिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो कुछ वेरियस जो जीन्स रहते हैं वो क्रोमोसोम में असाइंड रहते हैं। अगर हम जीन की अगर हम बात करें तो उसमें एलिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेम लोकस में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं और एक पर्टिकुलर जीन्स में एलिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि जीन्स के लोकस में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो जीन जो मैप्स जो होता है, मतलब अगर इंडिविजुअली अगर जीन मैप्स को अगर हम प्रिपेयर करते हैं या उसे अगर हम बनाना चाहते हैं तो यह इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो बहुत ही लो रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए इसके जो इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हम जीन मैपिंग हम बहुत कम ही कर पाते हैं। जो जीन है उसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर जो रहता है वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के,
उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो जीन जो है उसे फंडामेंटल यूनिट की तरह देखा जाता है, जैसे जो चेंज की तरह या म्यूटेशन की तरह या फिर फंक्शन की तरह या रिकॉम्बिनेशन की तरह। तो यह जो होता है ये एलिल्स के एक फॉर्म, मतलब एलिल का जो एक फॉर्म होता है उसके दूसरे फॉर्म में यह चेंज कर देता है, और इसमें कोई भी स्मॉलर कंपोनेंट्स नहीं है जिसको यह चेंज कर पाए। तो यह सिर्फ और सिर्फ एलील को ही चेंज करता है। नेक्स्ट अगर हम सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन की बात करें तो बेंजोजाम के साइंटिस्ट ने इन्हें जीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन। तो जो सिस्ट्रॉन जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट रहते हैं, म्यूटॉन जो है वो म्यूटेशनल यूनिट, और रिकॉन जो है वो रिकॉम्बिनेशनल यूनिट रहते हैं। सिस्ट्रॉन एक डीएनए का ऐसा यूनिट है या ऐसा सेक्शन है जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन रहते हैं उनके जेनेटिक कोड्स को ये कंटेन करता है, उनके जेनेटिक कोड को ये अवेलेबल कराता है, और एक तरह से हेरिडिटरी यूनिट का ये तरह या एक्ट करता है, फंक्शन करता है। तो अगर बीड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें जो जीन है ये पूरा ही यूनिट ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो सिस्ट्रॉन एक तरह से ऐसा है कि जो फंक्शन, जैसे जीन में कुछ भी फंक्शन हो रहे हैं, कोई भी प्रोसेस अगर एक्टिवेट कराने हैं, कोई भी प्रोसेस को प्रोसीड करना है तो वो सिस्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, ऐसा इसमें कंसिडर किया गया है। म्यूटॉन एक डीएनए का ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें म्यूटेशन अकर होता है, लेकिन इसने बीट थ्योरी को डिस्प्रूव किया, जिसके तहत ये था कि जो भी एंटायर जो जीन है वो या तो म्यूटेट हो सकते हैं या फिर चेंज हो सकते हैं। किसी भी यूनिट या किसी भी जीन में कहीं पर भी चेंजेस या कहीं पर भी म्यूटेशन अकर हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट या स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक साइट पर ही चेंजेस या फिर म्यूटेशन अकर हो। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। ये एक क्रोमोसोम या डीएनए का एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेक्शन है जहाँ जो रिकॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी रखता है। वहाँ पर एक ऐसे जीन में मिनिमम रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस होते हैं जो दो रेकॉन्स को आपस में सेपरेट कर पाएँ। अगर हम मैपिंग देखें, जीन मैपिंग, तो रेकॉन्स जो रहते हैं वो कम्प्लीटली लीनियर सीक्वेंस में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यह था जीन एक्सप्रेशन एंड जीन इंस्ट्रक्शन के कुछ डिटेलिंग कैरेक्टर्स। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही है। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्टे सेफ एंड टेक केयर।